Assalamualaikum. Next topic from the rheumatology medicine is about the gout. Gout में क्या होता है? What do you know about gout? क्या होता है? यूरिक एसिड के crystals होते हैं. They deposit into the joints and other tissues. So it is a crystal deposition disease. It is a type of crystal deposition disease जिसमें क्या होता है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जॉइंट्स और दूसरे टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. और मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इन मेन जो है इट इज़ गाउट. इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? डेविडसन का टेबल भी हम देखेंगे, सेम लिखा होगा वहाँ पे भी कि ये 2 तरह का होता है. 90% केसेस में प्राइमरी गाउट होता है और 10% केसेस में सेकेंडरी गाउट होता है. प्राइमरी गाउट क्या होता है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है. और प्राइमरी गाउट की कॉज क्या है? इडियोपैथिक. नहीं पता क्यों यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. या फिर ये है कि एंजाइम की डेफिशिएंसीज़ हैं जिन्होंने इसकी मेटाबॉलिज्म करनी है यूरिक एसिड की. फॉर एग्जांपल वी हैव हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम. अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो यूरिक एसिड जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा. तो एंजाइम डेफिशिएंसीज़ में भी क्या होगा? गाउट होगा. सो प्राइमरी गाउट इज़ 90% केसेस में इडियोपैथिक, 10% केसेस में एंजाइम्स की डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी गाउट जो कि 10% केसेस में होता है. इसमें 2 काम हो रहे होते हैं. या तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरा ये कि उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती बॉडी से. ओवर प्रोडक्शन कब हो रही होगी यूरिक एसिड की? जब माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हों, अल्कोहलिज्म हो, लीश-नेहान सिंड्रोम हो, जिसमें AGPRT की कंप्लीट डेफिशिएंसी हो. पार्शियल डेफिशिएंसी है तो प्राइमरी गाउट, कंप्लीट डेफिशिएंसी है विच इज़ नोन एज लीश-नेहान सिंड्रोम. तो जब इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगी यूरिक एसिड की, क्योंकि वो जो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे होंगे ना प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड, प्यूरिन्स वगैरह, जिन्होंने मतलब एक्चुअली ये जो AGPRT होता है ना, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में याद हो तो ये जो प्यूरिन्स पैरामिडीन्स होती हैं ना DNA के अंदर से जो निकल रही होती हैं टूट टूट के, वो इस एंजाइम के थ्रू दोबारा से यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं, उसकी प्रोडक्शन करती हैं. तो अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा. यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन कैसे हो सकती है? कहाँ से क्या मसला हो सकता है? कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन करवाती है यूरिक एसिड की? डैट इज़ किडनी. तो अगर किडनी का फंक्शन ख़राब है, डिहाइड्रेशन है, ड्रग्स हम यूज़ करें, डायोरेटिक्स, पैरासिनामाइड, सैलिसाइक्लेट्स, इथैम्ब्यूटल, तो ये सारी ड्रग्स क्या करेंगी? जो यूरिक एसिड है उसकी एक्सक्रीशन नहीं करेंगी. तो या तो उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है इन केस ऑफ लीश-नेहान सिंड्रोम, या फिर अंडर एक्सक्रीशन हो रही है इन केस ऑफ डिक्रीज रीनल फंक्शन एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स. ठीक है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ गाउट. प्राइमरी, सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या है? इडियोपैथिक या partial enzyme deficiencies. Secondary में क्या है? Overproduction in which you should know the Lesch-Nyhan syndrome, and under excretion in which you should know about the renal function decreased and drugs. So what are the risk factors? ज़्यादातर जो गाउट के पेशेंट्स होंगे वो 30 years के बाद वाले होंगे. ठीक है. मेल्स आपके पास मोस्टली आएंगे, ओबीज मेल्स. और अगर बाहर के कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे अल्कोहलिज्म यूज़ कर रहे होंगे, अल्कोहल यूज़ कर रहे होंगे, बिकॉज़ ऊपर हमने देखा है कि अल्कोहलिज्म की वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. और जो लोग बहुत ज़्यादा रेड मीट यूज़ करते हैं, जो फ्रक्टोज यूज़ करते हैं, मोस्टली आपको पता होगा जब बड़ी ईद होती है तो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं. तो हॉस्पिटल्स में जो बड़ी ईद के बाद ना ईद उल अज़हा जो होती है, बकरा ईद, उसमें फिर लोग ज़्यादा सा गोश्त खा के आते हैं. हॉस्पिटल्स में मोस्टली गाउट के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं. मोटे ताज़े होते हैं, मेल्स ओबीज होते हैं, 30 ईयर्स के बाद वाले, बड़ी ईद पे सही उन्होंने गोश्त खाया होता है और वो प्रेजेंट करते हैं. या फिर वो विटामिन सी या कॉफ़ी जो है उसकी इंटेक कम ले रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से, या लेड पॉइजनिंग की वजह से, जिसको हम कहते हैं सैचुरनिन गाउट,
इसके अलावा हाइपर यूरिसीमिया इज़ व्हाट, कि प्लाज्मा के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, 7 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया। हाइपरयूरिसीमिया इज़ व्हाट, द सीरम यूरिक एसिड लेवल ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द गाउट। अब इसके प्रेसिपिटेंट्स भी होते हैं जो मैंने साइड्स पे लिखे हुए हैं कि गाउट की प्रेसिपिटेशन कौन करते हैं। तो उसमें एक अल्कोहल है, इसके अलावा ड्रग्स है, इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रेसिपिटेट करती हैं और एकदम से पेशेंट प्रेजेंट करता है एक्यूट गाउट के साथ। अब इसका जो क्लिनिकल कोर्स होता है, अब गाउट जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक्यूट गाउट की बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि सडन ऑनसेट होता है मोनो आर्टिक्यूलर आर्थराइटिस का। ठीक है, कि एकदम से क्या हो जाएगा कि एक जॉइंट में, किसी एक जॉइंट में जो है ना, क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली लोअर लिम्स के अंदर आपको पता होगा जो फर्स्ट मेटाटार्सलोफ्लेंजियल जॉइंट होता है, बिग टो जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर होता है, जिसको हम पोटाग्रा कहते हैं। तो एकदम से आपको पता है कि अगर इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करे, दिस इज़ एक्यूट गाउट, के पहले उसको कभी गाउट नहीं हुआ था, अब एकदम से उसकी प्रेसिपिटेशन हो गई है। ठीक है, या पहले गाउट था और एकदम से प्रेसिपिटेंट आए, लाइक इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, कोई ड्रग्स उसने यूज़ किए ऐसी जिसने हाइपरयूरिसीमिया कॉज करा, अल्कोहल कंज्यूम किया, तो ये हो गया। ठीक है, अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ, बहुत ज़्यादा उसको पेन होगी, लोकलाइज्ड जो है वार्मथ टेंडरनेस होगी, मतलब कि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन लोकलाइज्ड, और अगर हम सीबीसी करवाएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस हुई होगी। अब हमने देखा कि ये मोनो आर्टिक्यूलर होता है, मोस्टली एक जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये पॉली आर्टिक्यूलर भी हो सकता है। अब प्रेसिपिटेंट्स क्या होते हैं एक्यूट अटैक के, वो मैंने आपको बताया कि सडन चेंज इन यूरिक एसिड लेवल्स, इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन मतलब प्यूरिन, मतलब कि हमने कोई डेड मीट यूज़ किया जिसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स थी, सर्जरी, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन में भी यूरिक एसिड के लेवल जो है प्रेसिपिटेट करते हैं, इन्फेक्शन में, सर्जरी में, और ड्रग्स की यूज़, ठीक है, लाइक डायरेटिक्स, यूरेट लोअरिंग एजेंट्स। तो ये सारे हमारे हो गए प्रेसिपिटेंट्स ऑफ एक्यूट अटैक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट क्या होता है, इसमें एक्चुअली दिस इज़ नॉट एक्यूट, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं टोफाई। टोफाई आर पैथोग्नोमिक हॉलमार्क ऑफ गाउट। टोफाई क्या होते हैं, ये यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि मतलब जैसे वो होता है ना टीबी, इसी तरह इसमें क्या होता है, यूरेट ऐसे दरमियान में क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। ठीक है, और उन क्रिस्टल्स के इर्द गिर्द क्या होता है कि मैक्रोफेजेस ने उनके गिर्द जो है ना ऐसे जमा हुए होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो यूरेट क्रिस्टल सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस ट्रैक्शन विथ फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स। तो ये जो होते हैं ना, इनकी जो एग्रीगेशंस होती हैं उनको हम टोफाई कहते हैं। ये टोफाई जो होते हैं ये जॉइंट्स के अराउंड जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर बन गए होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे टोफाई बनते हैं, जॉइंट्स के अंदर, फिंगर्स में, रिस्ट में, नीज़ में, आर्टिकुलर टेंडन में, पिन्ना में, एंकल, मिडफुट, स्मॉल जॉइंट्स, एल्बो। तो यहाँ पे ये सारे जो टोफाए हैं ये हमें मिल रहे होते हैं। अब टोफाए जो होंगे ये जब बड़े होंगे वहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया क्या होते हैं एग्रीगेशंस इनकी, ये क्या करेंगे, ये सराउंडिंग बड़े तो ये जॉइंट के अंदर होते हैं ना, अराउंड जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, लेकिन ये सराउंडिंग बोन को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से इरोसिव आर्थराइटिस हो जाता है, मतलब इरोजन शुरू हो जाती है बोन की, स्पीयर क्रिपलिंग डिजीज़ है। ठीक है, ऑन एवरेज इट टेक्स अबाउट 12 years between initial episode of acute attack and development of chronic gout। तो एक पेशेंट है, उसको एक्यूट अटैक आया गाउट का 2010 में, तो अब उसको जो है क्रॉनिक गाउट डेवलप होते हुए तकरीबन 12 साल रखेंगे, कि 2010 में हुआ था तो 2022 में जाके उसको क्रॉनिक गाउट डेवलप होगा, जिसमें ये टोफाई बन जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से इरोसिव आर्थराइटिस और स्फीयर क्रिपलिंग डिजीज़ हो जाती है।
सो एक्यूट और क्रॉनिक गाउट की समझ आई। एक्यूट गाउट में याद रखना है कि पोडाग्रा होगा फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट के अंदर, उसकी कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होंगे। क्रॉनिक गाउट में टोफाई। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? हाइपरटेंशन हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। और इसके अलावा किडनी में क्या हो सकता है? यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। और यूरेट नेफ्रोपैथी हो सकती है, इंटस्टिशियल डिपॉजिट्स जिसमें होंगे कि किडनी की जो इंटस्टिशियम होगी वहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, दिस इज नाउन एज यूरेट नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, इट कैन कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इट कैन कॉज द किडनी यूरिक एसिड स्टोन्स, यूरेट नेफ्रोपैथी एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम्स। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ठीक है, अब कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि गाउट के अंदर एक्यूट अटैक में मोस्टली आपको यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ ही मिले, क्योंकि देखें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स बन चुके हैं ना, वो तो आपको पता है फर्स्ट टो में क्यों जमा होते हैं? क्योंकि उसमें ना ब्लड सप्लाई बहुत स्लो होती है लोअर लिम्स के अंदर। तो वहाँ पे जब आहिस्ता 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 ब्लड फ्लो कर रहा होगा ना, तो वहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से, लोअर ब्लड सप्लाई की वजह से। तो वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो ज़रूरी तो नहीं है कि किसी को एक्यूट अटैक आया गाउट का जिसमें उसके फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, तो उसके प्लाज्मा में भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो सकता है ऐसे, हो भी सकता है, हो भी ज़्यादा, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो वहाँ पे जमा हो गए हैं क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड तो सारा वहाँ पे जाके जमा हो गया जॉइंट्स में। तो प्लाज्मा में ज़रूरी नहीं है कि हमें यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आपने किसी को, आपको पास पेशेंट आया गाउट का, आपने उसने अपना अंगूठा पकड़ा हुआ था, बिग टो पकड़ा हुआ था, वो मुझे बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द। तो आपने सोचा इसका गाउट है, इसका यूरिक एसिड लेवल चेक करवाओ, तो वो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिला, तो आप ये कहोगे कि नहीं इसको गाउट नहीं हुआ? नहीं, यू शुड नाउ के यूरिक एसिड लेवल डज नॉट हेल्प इन डायग्नोसिस, इट मे बी नॉर्मल इन एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में जो मेजर चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, दीज आर ESR एंड WBC काउंट। जैसे मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइटोसिस आपको मिलती है, एलिवेटेड ESR मिलता है, सो दिस विल बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस। देन इज द नेक्स्ट थिंग विच इज़ एंथ्रोसेंटेसिस, विच इज़ नाउन एज जॉइंट एस्पिरेशन। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। जॉइंट एस्पिरेशन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपको, जो है जब उसकी माइक्रोस्कोपी करोगे, वो जो आपने क्रिस्टल्स निकाले हैं, जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो गाउट के अंदर जो आपको क्रिस्टल्स नज़र आते हैं, दीज आर नीडल लाइक क्रिस्टल्स एंड दीज आर नेगेटिवली ब्राई रिफ्रेंजेंट, ठीक है। क्रिस्टल्स क्या हैं? नीडल लाइक हैं और नेगेटिवली बाई रिफ्रेंजेंट्स हैं। और आप क्या करवाओगे? ग्राम स्टेनिंग कल्चर ऑफ द जॉइंट एस्पिरेशन करवाओगे, क्योंकि इन्फेक्शन उसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। तो डायग्नोसिस में व्हाट थिंग्स विल हेल्प? ESR, WBC count, uric acid level, joint aspiration, in which we will do the microscopy and the gram stain and culture of the joint aspiration. एक्सरे आप करवा लोगे तो लेट जो क्रॉनिक गाउट होगा उसमें आपको इरोसिव अर्थराइटिस मिलेगा, इरोजन्स मिलेंगी, इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं आपकी गाउट के लिए। हाउ यू विल डायग्नोज दिस केस, देन हाउ विल यू मैनेज दिस केस, ठीक है। मैनेजमेंट करने के बाद हम जो है इसको देखेंगे फ्रॉम द डेविडसन, उसकी जो चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा पिक्चर्स वगैरह वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। मैनेजमेंट देखिए डिपेंड करती है कि जो गाउट है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट अटैक में जो आपकी मेडिसिन हेल्प करती हैं, दीज आर एनसेड्स, कॉल्चिसिन, स्टेरॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले इज़ द एनसेड। एनसेड इज़ द बेस्ट इनिशियल थेरेपी, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। एनसेड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज़ इंडोमेथासिन
और इंडोमेथासिन जो है हमारी होती है 50 मिलीग्राम्स हम देते हैं दिन में, तो 2 से 3 दफ़ा देने के लिए 14 दिन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, एनसेड्स हो गया। अब एनसेड्स का एक नुकसान है गैस्ट्राइटिस, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो एनसेड्स जो है ये क्या है, बेस्ट इनिशियल थेरेपी है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आपके पास एक्यूट केस आया गाउट का, आपने उसको एनसेड्स देने हैं। अगर एनसेड्स जो है वो आप नहीं दे सकते, ठीक है, और तो फिर आप जो है उसके ऑल्टरनेटिवली जो है वो कॉल्चिसिन देते हो, ठीक है। कॉल्चिसिन आप सेकेंड लाइन पे क्यों रखते हो, फर्स्ट लाइन पे क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये क्या करवाती है, डायरिया करवाती है, नॉज़िया वॉमिटिंग डायरिया करवाती है। ये जो है बोन मैरो सप्रेशन करवाती है, माइलोपैथी करवाती है, और रीनल फेलियर जो है उसमें ये प्रेसिपिटेशन मतलब उसके अंदर इसकी डोज कम करनी पड़ती है। वो वैसे उसके अंदर भी करनी पड़ती है, लेकिन मेन इसका ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। अब ये करती क्या है कॉल्चिसिन के, वो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना जो वहाँ पे जमा हुए होते हैं, उनकी ना असेंबली को प्रिवेंट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे नहीं हो पाते वहाँ पे, जो उनकी कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस वाला जो काम होता है ना उसको रोकती है कॉल्चिसिन, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो एनसेड्स है और सेकेंड लाइन क्या है, कॉल्चिसिन है। फिर स्टेरॉइड्स, थर्ड में स्टेरॉइड्स है। तो वो कहते हैं कि जो है ना स्टेरॉइड्स हम देते हैं अगर 2 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो इंट्रा आर्टिकुलर, अगर 2 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो सिस्टेमिक, जिसमें हम ओरल या आईवी दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑब्वियसली जॉइंट्स कम है तो आप इंजेक्शंस लगा के ठीक कर लो। अगर जॉइंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर हर जॉइंट के अंदर तो इंजेक्शन ही लगा सकते हो, तो इस वजह से सिस्टेमिक ओरल थेरेपी दे देते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स हो गए, और ये हम कब देते हैं, जब एनसेड्स से फ़ायदा ना हो रहा हो, या फिर क्या है कि एनसेड्स के नुकसान को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो एक्यूट रेक में 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, एनसेड्स, कॉल्चिसिन एंड स्टेरॉइड्स। क्रॉनिक गाउट, क्रॉनिक गाउट जो है उसमें हम पेशेंट को ऑब्वियसली मतलब एक्यूट अटैक वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें पेशेंट को बहुत पेन थी टो के अंदर और हमने उसकी पेन रिलीव करना हमारा मेन काम था। तो अब जो है क्रॉनिक मैनेजमेंट आ जाती है। क्रॉनिक मैनेजमेंट क्या है कि जिसमें हम पेशेंट को सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशंस का बताएंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में क्या है कि हम उनको कहेंगे कि ये जो गोश्त वगैरह चीज़ें हैं, हाई प्यूरिन डाइट है जिसमें मीट है, सी फूड है, इसको आपने अवॉइड करना है। अल्कोहल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। वो ड्रग्स जो हाइपरयूरेसिमिया करवा रही हैं, फॉर एग्जांपल डायज़ाइड डायरेटिक्स, उसको आपने अवॉइड करना है। ये करने के बाद आपने उनको कुछ दवाइयाँ लिख के देनी हैं, जिसमें ऑब्वियसली आप कुछ ऐसी दवाइयाँ दोगे जिसमें यूरिक एसिड की या तो प्रोडक्शन आपने कम करनी है या उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो टारगेट होना चाहिए यूरिक एसिड लेवल का, दैट इज़ 6 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम, या 360 माइक्रोमोल्स पर लीटर से कम आपका जो है टारगेट है। आपने ये कब करनी है, जब एक्यूट गाउट के 1 से ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं दिन 1 साल के अंदर, तो 5 बन चुके हैं, मतलब कि क्रॉनिक गाउट की जो पैथोग्नोमिक है, नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो गया है, यहाँ पे जॉइंट डैमेज शुरू हो गया है, वहाँ पे इरोजिव अर्थराइटिस शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिर आपने जो है अब क्रॉनिक गाउट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी इंडिकेशंस होती हैं कि हमने क्रॉनिक मैनेजमेंट थ्रू मेडिकेशंस कब करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो हमने यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करना है या हमने उसकी एक्सक्रीशन को ज़्यादा करना है। तो सिंथेसिस को कम करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। तो मैं इसके आपको नेक्स्ट पार्ट से अब करवाती हूँ इसकी बाकी मैनेजमेंट एंड यूक्यूज़ वगैरह।